ठीक है। अब आज की क्लास का अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको भी हम बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली कवर करेंगे कि लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, क्या उसका ग्राफ होता है, क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है। और ये ऐसी चीजें हैं जो आपको मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, हर जगह काम आएगी आपके। मतलब लॉग और एक्सपोनेंशियल के बारे में बेसिक फंडामेंटल हमको पता होना चाहिए। तो हम कुछ बेसिक चीजें कवर करेंगे। इसका यूज धीरे धीरे आगे वाले चैप्टर्स में और भी होता रहेगा, इस चैप्टर में भी कहीं ना कहीं आएगा, तो आप धीरे धीरे इसमें और स्ट्रांग होते जाओगे। इनिशियली हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम इसके बारे में बेसिक समझें, ताकि आने वाले चैप्टर्स में अगर कहीं पे भी अप्लाई हो तो हमको इसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझना, कहीं पे भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स अभी चल रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए हम टाइम लेके एक एक चीज को बहुत ढंग से कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने जो स्टैंडर्ड चीजें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो कवर करी पिछली क्लासेस में, वो एक मॉड्यूलस फंक्शन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक लेक्चर पूरा हमने इस पे पढ़ा था। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी वगैरह इस पे अच्छी प्रैक्टिस आप लोग कर लेना। इसके अलावा फिर हमने पढ़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसको भी हमने लास्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में देखा था। और भी इसमें वैरायटी होती है क्वेश्चंस की। ठीक है, आप चाहो तो आपकी स्टूडेंट रिसोर्स शीट पे मैंने एक रेफरेंस बुक भी अपलोड कर रखी है, वहां पे भी आप और वैरायटीज की देख सकते हैं। ठीक है, अब अगला टारगेट हमारा ये वाला है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ये लास्ट है आज। इसके बाद फिर अपन डोमेन ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन, ये कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब बेसिकली बचपन से इसमें हम देखते आ रहे हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हमको पता है, लेकिन थोड़ा सा और अब डिटेल में ग्रेड 11th में हमको इसको देखना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब फंक्शन ऑफ द टाइप 2 a raised to power x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब ऐसे फंक्शन a raised to power x वाले, यहाँ पे इनपुट x है और आउटपुट आपका y। इनपुट x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे a को बोलते हैं बेस, a को क्या बोलते हैं, बेस। एक्सपोनेंशियल में एक तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, अगर बेस e हो जाए तो इसको भी आप, इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड e रेज़ टू पावर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन a रेज़ टू पावर भी एक्सपोनेंशियल है, e रेज़ टू पावर भी एक्सपोनेंशियल है। जहां पे e तो आपको पता है e की वैल्यू क्या होती है, 2.718। ये भी आपको ध्यान रखना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और भी आगे तक जाएगा, अप्रोक्सीमेट इतना होता है। क्लियर है? अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को थोड़ा डिटेल में और समझने से के लिए एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 2 की पावर x की अगर मैं बात करूं, अब x की वैल्यू आप जैसे जैसे इसमें बढ़ाओगे, x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, y की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। हाँ है ना, बोलो। x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, y की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो हमको यहाँ पे इसका ग्राफ को थोड़ा ढंग से समझना है, और इस ग्राफ को हमेशा आपको याद रखना है। लॉजिकली देखो कि कैसा ग्राफ होगा। x को रखा 1, x को 1 रखने पे वैल्यू क्या आएगी, 2। x को 2 रखने पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, एकदम जंप हो जाएगा। 3 रखने पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 8, और जंप होगा। 0 रखने पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। है ना? तो आप देखोगे जैसे जैसे x बढ़ रहा है, y भी क्या हो रहा है, एकदम बढ़ता जा रहा है, एक्सपोनेंशियली जंप करेगा। x थोड़ा सा बढ़ेगा लेकिन y ज्यादा बढ़ेगा। x मान लो 1 का इंक्रीमेंट होगा तो y में बहुत ज्यादा का इंक्रीमेंट होगा। तो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे y बढ़ता जाएगा, इन्फिनिटी पे वैल्यू इन्फिनिटी चली जाएगी। है ना? ठीक है, तो हम ये देख पा रहे हैं x के बढ़ने पे y की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन x अगर थोड़ा बढ़ रहा है लेकिन y ज्यादा ज्यादा रेट से y बढ़ेगा। y का रेट x के रेट से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है? अब ये तो जब पॉजिटिव, लेकिन अगर x की वैल्यू नेगेटिव हुई, x में अगर नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, वो भी सोच के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू रखी मैंने -1, तो -1 की मतलब क्या हो जाएगा, 1/2, 0.5। x को रखा मान लो -3, -3 मतलब 1/8, तो ये भी कुछ होगा 0.00 समथिंग। अब जैसे जैसे आप x की नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी, जैसे -10 मतलब 1/2 की पावर 10, तो ये वैल्यू 0.000 समथिंग होगा। है ना? और x अगर और बढ़ेगा 2 की पावर मान लो कर दिया -इंफिनिटी, तो ये वैल्यू 0.000 लगभग 0 के बराबर आ जाएगी। मतलब 0 के बराबर नहीं होगी, 0 को अप्रोच करेगी। मतलब x की वैल्यू आप जैसे जैसे नेगेटिव इन्फिनिटी की जाओगे तो ये y की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी। y की वैल्यू किसकी तरफ जाएगी, 0 की तरफ। अंडरस्टैंड एवरीवन?
ये ग्राफ कभी भी यस एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, ना ही एक्स एक्सिस के नीचे जाएगा, ना ही एक्स एक्सिस को कट करेगा, ना ही एक्स एक्सिस के नीचे जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपोनेंशियल, कोई भी एक्सपोनेंशियल का फंक्शन जो है उसकी पावर नेगेटिव इन्फिनिटी, अगर ये बेस आपका है कुछ पॉजिटिव, पॉजिटिव ही होगा, मान लो ग्रेटर देन 1 है, बेस आपका ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा कोई बेस है, उसकी पावर अगर नेगेटिव इन्फिनिटी तो किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ। अंडरस्टूड? यस क्लियर है? तो ग्राफ ऐसा होता है। यस अब इस ग्राफ को देख के बताओ यहाँ पे डोमेन क्या होगी, एक्स बिलोंग्स टू, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, बोलो। एक्स की वैल्यू एनी क्या क्या रियल रख सकते हैं, ऑल रियल नंबर ना, कुछ भी तो रख सकते हैं, पूरी नंबर लाइन है, एक्स को आप नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी कुछ भी रख सकते हो। और इसकी रेंज क्या है, वाई, रेंज क्या है, वाई की वैल्यू सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर है, जीरो टू इन्फिनिटी आया ना, क्लियर हो गया सबको? यस तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा ये ग्राफ कब बनेगा, जब बेस ग्रेटर देन 1 हो, ग्रेटर देन 1, 1 से ज्यादा अगर बेस होगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा, इंक्रीजिंग। आप देख पा रहे हो ये ग्राफ इंक्रीजिंग है, मतलब एक्स के बढ़ने पे वाई भी बढ़ रहा है। लेकिन अगर ये जो बेस है, अच्छा बेस को यहाँ नेगेटिव नहीं रखेंगे, बेस को नेगेटिव नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर आपको पता बेस को अगर आपने नेगेटिव रख दिया, उसकी कुछ पावर अपन ने ऐसी रखी, तो ये जो फंक्शन है ये इमेजिनरी बन सकता है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसका जो बेस होगा वो ऑलवेज जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। और यहाँ पे हम दो कैटेगरी के साथ डील करेंगे कि अगर जब बेस मेरा जीरो से ग्रेटर हो लेकिन जीरो से 1 के बीच में हो, डेसिमल में हो, और बेस मेरा ग्रेटर देन 1 हो, तब दो केस हमको डील करना है ना। लेकिन बेस जो बेस है वो हमेशा जीरो से ज्यादा होना चाहिए, जीरो से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर बेस 1 से ज्यादा है, बेस अगर की वैल्यू 1 से ज्यादा, तो आपका ग्राफ ऐसा बनेगा, इंक्रीजिंग बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वाई भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलो इसको ग्राफ और देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे बनाया हुआ, बेस अगर 1 से ज्यादा है तो ग्राफ क्या बनेगा, इंक्रीजिंग। और बेस अगर 1 से कम है, 0 और 1 के बीच में, तो ग्राफ क्या बनेगा, डिक्रीजिंग। क्योंकि आपको पता है अगर बेस की वैल्यू मान लो 0 से 1 के बीच में डेसिमल है, तभी ग्राफ करके भी दिखाऊंगा मैं। तो अगर डेसिमल नंबर की 0 पॉइंट समथिंग की पावर अगर बढ़ाते जाओगे तो वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी, वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। क्लियर है? हाँ बोलो। सर प्लीज थोड़ा सा रिपीट कर दो जो आपने अभी बताया है। हाँ बता रहा हूँ, ये पहला ग्राफ सबको समझ में आ गया। अगर बेस आपका ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ कैसा बनेगा, इंक्रीजिंग बनेगा। बेस अगर लेस देन 1 है तो देखो ध्यान से, लेस देन 1 मतलब 0.5 रेज़ टू पावर एक्स। अब इसमें क्या होगा, जैसे जैसे एक्स बढ़ाओगे ये वैल्यू घटती जाएगी। जैसे 0.5 का होल स्क्वायर क्या होगा, 0.25, 0.5 का होल क्यूब क्या होगा, 0.125। जैसे जैसे बेस पावर बढ़ेगी वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। तो ये वाला ग्राफ होगा सेकंड ग्राफ, तो डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा। तो दो तरह के ग्राफ हैं, अगर बेस 1 से बड़ा है तो ये वाला ग्राफ, बेस 1 से छोटा है तो ये वाला ग्राफ। क्लियर एवरीवन? ये दो ग्राफ आपको ध्यान रखने हैं, लो फटाफट अगर ड्रॉ करते रहना है। ये ग्राफ तब बनेगा जब बेस 1 से बड़ा हो, ये ग्राफ तब बनेगा जब बेस 1 से छोटा। दोनों ही केस में डोमेन ऑल रियल नंबर रहेगी, डोमेन तो क्या रहेगी, ऑल रियल नंबर, और वाई क्या रहेगा, 0 टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव नंबर। और एक्स को 0 रखने पे वाई की वैल्यू क्या आएगी, 1। एक्स को 0 रखने पे किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1 ही होता है। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये ध्यान रखना, ग्राफ आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टी कि अगर बेस सेम है और अलग अलग पावर है और दोनों अगर एक्सपोनेंट आपस में इक्वल है, तो ये इक्वल तब होंगे जब पावर भी क्या होगी, इक्वल होगी। a raised to power x1 इक्वल टू a raised to power x2 अगर है तो x1 इक्वल टू x2 लिखोगे, x1 इक्वल टू क्या लिखोगे, x2। क्लियर है? ये पहली प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी a raised to power x1 इक्वल टू a raised to power x1, x1 इक्वल टू x2। सेकंड प्रॉपर्टी अगर इनइक्वालिटी है, a raised to power x2 इज ग्रेटर देन a raised to power x1, तो इनइक्वालिटी में अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो साइन चेंज नहीं होगा, मतलब x2 इज ग्रेटर देन x1 ही रहेगा, x2 इज ग्रेटर देन x1 ही रहेगा। लेकिन अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो साइन चेंज हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा, लेस देन x1। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है, यस a raised to power x2 इज ग्रेटर देन a raised to power x1 अगर ये दिया हुआ है, तो अगर आपका बेस ग्रेटर देन 1 है तो x2 विल बी ग्रेटर देन x1, सेम साइन रहेगा। लेकिन अगर बेस मेरा छोटा है तो साइन चेंज हो जाएगा, x2 विल बी क्या हो जाएगा, लेस देन x1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्लियर है?
ये लॉजिकली भी क्लियर समझ में आना चाहिए। जैसे 1/2 की पावर मान लो कुछ है और 1/2 की पावर कुछ है, बेस अगर 1 से छोटा है, यहाँ पे x है, मान लो यहाँ पे y है, तो अगर ये बड़ा है तो उल्टा हो जाएगा, x विल बी लेस देन y। क्लियर एवरीवन? लिख लो फटाफट इसको। यस सर। रिटर्न ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बोला कि x को सॉल्व करके निकालो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1/2 है, तो सबसे पहले बेस को सेम बनाएंगे। बेस को कैसे सेम बना सकते हैं? इसको मान लो ऐसे कैसे रख दिया, 1/2 को क्या लिख सकते हो? 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर -1 माइनस है ना। अब पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यस तो -1 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 2x - 3। क्लियर है? अब बताओ मुझे, बेस सेम है तो यहां से x कितना आएगा? करो सॉल्व। -4। हाँ, अब बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर दोगे, है ना। -4। x कितना आएगा? 2 आ रहा है, -2 कहां से आया? सर Clear 2 है? आ रहा है। x इज तो इक्वल टू 2। हाँ, कैलकुलेशन ध्यान रखा करो, ये सब कैलकुलेशन गलती नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। चलो इसको सॉल्व करो, थोड़ा फास्ट करना फटाफट। पहले बेस को सेम बना दो। सर इसका आंसर आ रहा है x बिलोंग्स टू 2,3। अच्छा, ओके, बाकी लोग भी जल्दी सॉल्व करो। एवरीवन सॉल्व। यस सर 2,3 आ रहा है। ठीक है, अब देखो बेस को पहले सेम बना दो, या तो ये 1/2 है तो इसको 1/2 बना दो, या तो इसको 2 बना दो, जो आपकी मर्जी है। इसको अगर 2 बनाना है तो क्या लिखोगे? 2 की पावर -1, तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ है ना। यस सर। ग्रेटर देन 2 की पावर 6। अब बेस आपका 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा क्या? नो सर। नो। तो जो पावर होगी वो भी क्या होगी? ग्रेटर देन 6 ही हो जाएगी। बेस अगर 1 से ग्रेटर है तो दिस ग्रेटर देन दिस है, तो दिस ग्रेटर देन 6 हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, सबको उधर भेज दोगे, क्या हो जाएगा? लेस देन 0। x² - 5x + 6 क्या आ जाएगा? लेस देन 0। अभी इनइक्वालिटी ऑलरेडी आपको सिखा रखा है कैसे सॉल्व करते हैं। दो फैक्टर बनाओगे, दोनों को प्लॉट कर दोगे, प्लस माइनस प्लस, आपको चाहिए नेगेटिव पार्ट। कहां से कहां तक आएगा? ओपन ब्रैकेट 2 से 3। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ध्यान रखना है आपको ये सब चीजें। ये था आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये था आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अब लॉगरिथमिक फंक्शन क्या आएगा? लॉगरिथमिक फंक्शन। अब लॉगरिथमिक फंक्शन को भी ढंग से पढ़ो, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेसिप्रोकल होता है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है? इनवर्स फंक्शन। जैसे इसको ऐसा सोचो, 2 की पावर 3
मुझे पता है क्या आएगा, 2 की पावर 3 बताओ क्या आएगा, 8 2 की पावर 3 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये तो एक्सपोनेंशियल में हम निकाल लेते कि 2 की पावर 3 मान लो 8 आ रहा है। अब लॉग में हमें क्या पता करना रहता है, लॉग में हमें ये पता करना पड़ता है कि 2 की मैं क्या पावर रखूं, 2 की मैं क्या पावर रखूं ताकि आंसर मान लो कुछ भी मैं रैंडम नंबर ले लेता हूं, मान लो 12, कि 2 की हम क्या पावर रखें ताकि आंसर 12 आ जाए। अब देखो वो तो इजी था, 2 की पावर 3 आंसर 8 आ गया। अब अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि 2 की पावर x इक्वल टू 12, तो व्हाट विल बी x। इस बार देखो पिछली बार ये इनपुट था, ये अपन ने इनपुट रखा तो ये अपना आउटपुट निकला, है ना, आ रही बात समझ में। Yes, sir. तो ये इनपुट था और ये आउटपुट था, तो इनपुट हमको दिया हुआ था, आउटपुट हम निकालते हैं। इस बार क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। इस बार ये आपका इनपुट है कि 12 आंसर दिया हुआ है और आउटपुट क्या होगा ये पता करना। हमको दिया हुआ है कि 2 की पावर समथिंग आंसर 12 आ रहा है, तो आउटपुट क्या होगा ये पता करना। तो देखो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टे। तो ऐसे केसेस को निकालने के लिए हम लॉग का इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, लॉग का। तो यहाँ पे बोलेंगे जो x की वैल्यू होगी वो होगी आपकी log ऑफ 12 बेस 2। x क्या आएगा, log 12 बेस 2। अंडरस्टूड, क्लियर हो गया। अब ये log 12 बेस 2 लॉग टेबल वगैरह की मदद से आप निकाल सकते हैं, लेकिन लॉग करता क्या है आपको समझ में आ रहा है कि 2 की पावर क्या रखूं ताकि आंसर 12 आ जाए। अब इसको पढ़ना भी ऐसे ही है आपको, लॉग इसको पढ़ना कैसे कि 2 की पावर हम क्या रखें ताकि आंसर 12 आ जाए, ऐसे ही पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसी क्वेश्चन की ये पूछता हूं, log 16 बेस 2, इसका आंसर क्या आएगा। तो आप कैसे पढ़ोगे कि 2 की पावर में क्या रखूं ताकि आंसर 16 आ जाए। तो बताओ क्या रखेंगे, 4. इसका आंसर क्या आएगा, इस लॉग का आंसर क्या आ जाएगा, 4। log 16 बेस 2 का आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन, ठीक है। Yes, sir. अब देखो ये, यस सर। अब देखो ये यहां से आपने क्या बोला, ये अब इसको आप यहाँ पे रखोगे, इसको यहाँ रख के देखो, तो 2 की पावर log बेस 2 12, इसको कैसे लिखेंगे 12। आगे जाके सीखेंगे, ये भी एक जगह की क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया कि लॉग का मतलब क्या होता है एवरीवन। Yes, sir. अब यहाँ पे भी जैसा आप वहां पे बताया था, जो बेस होता है बेस हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब दो कंडीशन बनेगी, या तो बेस 0 के 1 के बीच में रहेगा या फिर बेस 1 से ग्रेटर होगा। क्लियर है। अब पिछली बार जो डोमेन थी वो इस बार रेंज बन जाएगी, और पिछली बार जो रेंज थी इस बार डोमेन बन जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं और अच्छे समझाता हूं आपको। देखो लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। मतलब a रेज़ टू पावर x से मान लो, इसको ऐसा लिखते चलो, मान लो a रेज़ टू पावर x ही ले लो, चलो y इक्वल टू a रेज़ टू पावर x। इसका लॉगरिथमिक पार्ट कैसे लिखोगे, x इक्वल टू लॉग ऑफ y बेस a, करेक्ट है। x इक्वल टू Yes. x इक्वल टू लॉग ऑफ y बेस a। अब इसको देखो उल्टा ऐसे भी जाएगा। अब इसको अगर यहाँ से y निकालना है तो y निकालने के लिए a को उधर भेजेंगे, a उधर कैसे जाएगा, पावर में चल जाएगा, a उधर कैसे चल जाएगा, a की पावर x में। तो मान लो अगर मैंने ऐसा दिया हुआ है, लॉग ऑफ बेस 2 x इक्वल टू मान लो 5, तो आपको मान लो 2 को उधर भेजना है, तो 2 उधर कैसे जाएगा, 2 की पावर 5। ये 2 उधर कैसे जाएगा, 2 की पावर 5। अंडरस्टूड। तो x कितना आ जाएगा, 32। अंडरस्टूड एवरीवन। तो इस बेस को किधर कैसे भेजना है, ऐसे भेजना है। आ रही बात समझ में। एक और एग्जांपल ले लो, लॉग ऑफ बेस b, मान लो यहाँ पे c दिया हुआ इक्वल टू n, तो बताओ c की वैल्यू क्या आएगी, b to the power पावर n। Power n. तो ये लॉग को एक्सपोनेंशियल में ऐसे कन्वर्ट करते हैं और एक्सपोनेंशियल को लॉग में ऐसे कन्वर्ट। अंडरस्टूड एवरीवन। b उधर जाएगा, b की पावर n बन जाएगा, 2 उधर जाएगा, 2 की पावर 5 बन जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। तो पिछली बार इसकी डोमेन क्या थी, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, है ना, ठीक है। और रेंज क्या थी, पॉजिटिव नंबर। अब इस बार सब उल्टा हो जाएगा। तो पिछली बार हमने जो पढ़ा था y इक्वल टू a की पावर x, इसकी जो डोमेन थी वो थी x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर,
और रेंज थी y ग्रेटर देन 0। अब इसका जो इनवर्स फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन y इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस a, ये इसका इनवर्स फंक्शन हो गया। y इक्वल टू लॉग x बेस a, ये इसका इनवर्स फंक्शन हो गया। इस बार उल्टा हो जाएगा वापस। इस बार डोमेन क्या होगी बोलो? y greater than 0, नहीं, By डोमेन में x ग्रेटर देन 0। तो मैंने x उल्टा कर greater दिया, than 0, x ग्रेटर देन 0 और रेंज y की वैल्यू क्या होगी? रेंज all real number, रियल नंबर। ऑल रियल। Y belongs to all real numbers. तो ये आपको ध्यान रखना है, लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन क्या है? ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर, और रेंज क्या है? ऑल रियल नंबर। रेंज क्या है? ऑल रियल नंबर। इसका ग्राफ भी देखो, इनवर्स फंक्शन आगे जाके हम ये देखेंगे, इनवर्स फंक्शन का जो ग्राफ है वो y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो अगर आपका बेस ग्रेटर देन 1 है, मान लो ग्रेटर देन 1 बेस के लिए एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, ठीक है। ये लाइन हो जाएगी y इक्वल टू एक्स। अब इसी ग्राफ का मिरर इमेज बनेगा। इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है? मिरर इमेज। इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं? मिरर इमेज। तो इसी का मिरर इमेज कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, है ना। तो ये आपका ग्राफ है। Yes, ऊपर वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ है y इक्वल टू a की पावर x का, और जो नीचे वाला ग्राफ है वो ग्राफ है y इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस 1। जब बेस आपका ग्रेटर देन 1 हो तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ऐसा होगा, लॉग का ग्राफ ऐसा होगा। y इक्वल टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। क्लियर है? देखो, बेस अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये भी ग्राफ इंक्रीजिंग है, ये भी ग्राफ क्या है? इंक्रीजिंग है। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. yes sir, ग्राफ जब बेस ग्रेटर देन 1, और ये वाला ग्राफ जब बेस बिटवीन 0 एंड 1, डिक्रीजिंग ग्राफ। ये दो ग्राफ, ये दोनों ग्राफ भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बेस ई रहा, बेस अगर ई मतलब एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल तो ग्रेटर देन 1 ही होता है। अगर आपका लॉग का बेस ई रहा, लॉग ऑफ एक्स बेस ई, इसको शॉर्ट में हम ln x भी बोलते हैं। ln x दिया मतलब बेस क्या है? ई है। एक्सपोनेंशियल बेस, बेस एक्सपोनेंशियल है, ग्रेटर देन 1 है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसे। क्लियर है? yes sir, ओके, यहाँ पे दिख भी रहा है आपको कि x की वैल्यू 0 से इंफिनिटी है और y क्या है? ऑल रियल नंबर। देखो ग्राफ से दिख भी रहा है कि x जो है वो मेरा 0 से इंफिनिटी जा रहा है, और y जो है ऑल रियल नंबर हो। इस पूरे ग्राफ में y की वैल्यू सब कुछ जा रही है, लेकिन जो इनपुट है वो 0 से इंफिनिटी ही है, ठीक है। तो ये आपके लॉग का ग्राफ हो गया। बस यही आपको चीजें थोड़ी ध्यान रखनी है। और लॉग को पढ़ते कैसे? लॉग को कैसे पढ़ते हैं कि इस 2 की पावर में क्या रखूं ताकि आंसर 16 आ जाए। इस 2 की पावर हम क्या रखें ताकि आंसर क्या आ जाए? 16 आ जाए, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। 2 की पावर 4 16 होता है। जैसे 2 की पावर हम क्या रखें ताकि आंसर 12 आ जाए, यही हम लॉग में पता करते हैं। तो ऐसे पढ़ना है आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको पूछता हूं लॉग ऑफ 125 बेस 5, इसका आंसर क्या लिखोगे? 3 क्या लिखोगे? 3। कि 5 की पावर में क्या रखो तो क्या आंसर 125 आ जाए। तो 5 की पावर 3 125 है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अंडरस्टूड? अच्छा, इसका बताओ। 1/2, 1/2। 5 की पावर क्या रखो ताकि √5 आ जाए, तो 5 की पावर क्या रखोगे? 1/2। अंडरस्टूड? यस सर -2 minus, वापस क्या बोला? 5 की पावर क्या रखे ताकि 1/25 आ जाए, तो क्या आएगा? -2 आया ना एवरीवन? yes sir, Yes, sir. 0, अब क्या पूछा है कि 5 की पावर क्या रखो तो क्या आंसर 1 आ जाए। 5 की पावर क्या रखे तो क्या आंसर 1 आ जाए। किसी भी नंबर का पावर 0 हमेशा 1 होता है, तो 5 की पावर 0 रखनी पड़ेगी तो आंसर 1 आ। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है आउटपुट जो है वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, 0 भी है, फ्रैक्शन भी, कुछ भी हो सकता है। आउटपुट जो है कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनपुट हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, लेकिन आउटपुट कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? आया ना? Yes, अच्छा, sir. yes इसको लिखने, अब इससे और भी प्रॉपर्टी आ जाएगी। इसको लिखने का एक और तरीका क्या हो जाएगा? अच्छा, एक चीज और बता दो। लॉग ऑफ 5 बेस 5 1, 1.
1. पावर क्या रखो ताकि 5 आ जाए, 1 ही होगा ऑफ कोर्स, है ना। 5 की पावर क्या रखे ताकि 5 आ जाए, तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी हो जनरेट होगी, log ऑफ 5 बेस 25 था, तो 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का होल क्यूब, है ना। Yes. अब log की प्रॉपर्टी कहती है ये जो पावर है, पावर आगे आ जाती है, ये पावर को आप आगे ला सकते हो, तो आपका बचा हुआ टर्म क्या बनेगा, log ऑफ 5 बेस 5, और ये 5 बेस 5 क्या होता है 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जैसा 3 आया था पहले भी। तो ध्यान रखना इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एक प्रॉपर्टी log की, log मान लो बेस b है, x की पावर मान लो n, तो ये जो n है इस n को आप आगे ला सकते हो, इस n को आप आगे ला सकते हो। क्लियर है, अंडरस्टूड एवरीवन। Yes, sir. ठीक है, log की प्रॉपर्टी। Yes. sir. log ऑफ a बेस a क्या होगा, 1. 1। log ऑफ 1 बेस a, 0. 0. log 1 हमेशा 0 होगा, रख लेना, log 1 हमेशा क्या होगा 0, log ऑफ 1 हमेशा क्या होगा 0। क्लियर है, ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। बेस ग्रेटर देन 1 है तो ये ग्राफ, बेस 0 से 1 में हो तो ये वाला ग्राफ। ओके, सो अच्छा ये चीज लिख लो पहले आप, सबसे इंपॉर्टेंट लिखो सब लोग, डोमेन और इसकी ये कुछ कंडीशंस लिखो जो काम के आएंगे। y इक्वल टू log ऑफ, अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक चीज और पूछता हूँ मैं आपसे, log ऑफ 5 बेस 1 का आंसर क्या है, So not defined. नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 की पावर क्या रखो ताकि आंसर 5 आ जाए, कि 1 की पावर हम क्या रखें ताकि आंसर 5 आ जाए, ये पूछ रहा है ना। Yes, sir. यस पॉसिबल है, No, sir. नहीं, पॉसिबल नॉट क्या लिखोगे, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी बेस आपका 1 नहीं हो सकता, कभी भी बेस, लॉग का बेस कभी भी 1 नहीं होगा। क्लियर है, इसलिए मैंने बोला भी क्या था कि बेस या तो 0 से 1 के बीच में होगा या ग्रेटर देन 1 होगा, कभी भी इक्वल टू 1 नहीं होगा, क्योंकि इक्वल टू 1 में तो कुछ डिफाइंड ही नहीं होगा, इक्वल टू 1 में कभी भी डिफाइंड नहीं होगा। तो ये लिख लो सब लोग, y इक्वल टू log ऑफ x बेस a, तो क्या क्या कंडीशन होगी बेस में, बेस विल नॉट बी इक्वल टू 1 एंड बेस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं हो सकता, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो इनपुट है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए, लॉग के अंदर इनपुट कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगा, इनपुट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इनपुट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। लिख लो अच्छे से इसको, बेस भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लॉग का इनपुट भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड बेस नॉट इक्वल टू, ये तीनों कंडीशन आपको दिमाग में याद रखनी, राइट फर्स्ट। अंडरस्टूड एवरीवन। Yes, sir. सेम कहानी यहाँ पे भी कि लॉग का अगर बेस सेम है, इधर x2 इधर x1 है, दोनों अगर आपस में इक्वल है तो ये x2 इक्वल टू क्या होगा x1 होगा, इनपुट भी दोनों का क्या होगा इक्वल। ग्रेटर है तो ग्रेटर में भी वही, अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो सेम रहेगा, x2 ग्रेटर देन x1, बेस अगर 0 से 1 में के बीच में तो साइन चेंज हो जाएगा, x2 लेस देन x1 हो जाएगा। अंडरस्टूड, नोट इट डाउन। ये a को उधर भेजना है तो a उधर जाके क्या बनेगा a की पावर p, a उधर जाके क्या बनेगा a की पावर p। अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, लेकिन वापस से अगर बेस 0 से 1 के बीच में तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, है ना। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब देखो लॉग के क्वेश्चन जब भी आएंगे ना, लॉग के क्वेश्चन के लिए हमेशा ये चीज नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान रखना, जब भी लॉग के क्वेश्चन आए इनपुट का बहुत खासकर ध्यान रखना है, जो भी फाइनल आंसर आए वो हमारे इनपुट को सेटिस्फाई, मतलब उसकी डोमेन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसा कोई भी आंसर नहीं आप एक्सेप्ट करोगे जिससे लॉग के अंदर इनपुट नेगेटिव बनेगा। लॉग के अंदर का इनपुट, लॉग के अंदर अपन इनपुट हमेशा सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही डाल सकते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन। तो हमेशा इनपुट का भी हमें कंसिडरेशन करना पड़ेगा कि लॉग के अंदर इनपुट हमेशा पॉजिटिव नंबर ही जा सकता है, नेगेटिव नंबर कभी भी जा नहीं सकता। क्लियर है, तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि लॉग के अंदर का जो इनपुट हमेशा पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा।
क्लियर एवरीवन? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. चलो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करो पहले, एकदम ध्यान से। मैंने सारी बातें जो जो बोली है उन सबको अप्लाई करना, और फाइनल आंसर एक्यूरेट निकालो, और जिसका भी फाइनल आंसर आता है चैट बॉक्स में टेक योर टाइम, 1 मिनट ले लो पूरा। एकदम सोच के आंसर निकालना सारा फाइनल। जो भी आंसर आ रहा है उसको रख के देखना सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ताकि आपको पता चले सही है गलत। मैंने कहा था बहुत चीजें ध्यान रखनी पड़ती लॉग में, नहीं तो गलती हो जाएगी। लॉग ऐसी चीज है जो जल्दबाजी में गलती करवा सकता है। Sir, x belongs to -1 and 6. -1 से 6, Yes, sir. बिलोंग्स टू 6 का मतलब क्या होगा? इंटरवल आएगी ना, एक सिंगल वैल्यू को थोड़ी बोलो। अगर सिंगल वैल्यू आ रही तो इक्वल टू 6 बोलोगे। सर एक वैल्यू 6 आ रही है और एक का -6 0 से 6. क्या आ रहा है? सर एक सिर्फ वैल्यू दो वैल्यू 6 आ है रही और है, एक का -1 है। यस सर। बस दो ही वैल्यू आ रही है, बाकी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सर अभी सर x सर यही निकला है, x इज लेस देन 6 एंड -1। सर अभी आगे करना है। करो करो, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, देखो हर क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बस प्रोवाइडेड आपको क्लासेस, लाइव क्लासेस अटेंड करनी ढंग से। रिकॉर्डिंग के भरोसे रहोगे कभी भी जेई नहीं निकलेगा। चाहे कुछ भी हो जाए क्लासेस मत छोड़ा करो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो ही आपकी सीरियसनेस दिखेगी। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहली चीज, बेस मेरा ग्रेटर देन 1 है एवरीवन। बेस क्या ग्रेटर देन 1 है, बेस भी सेम है, तो डायरेक्ट कंपेयर हो जाएगा। पहली चीज तो x² - 5x क्या होना चाहिए? लेस देन 6, करेक्ट है Yes, ना? sir. बेस 1 से बड़ा है तो डायरेक्टली Yes. इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, लेस देन का लेस देन ही रहेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो। यहां तक समझ में आया सबको कि नहीं आया बताओ? Yes, sir. क्या यही कंडीशन रहेगी कि Yes, और भी कोई कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी? सर x² - 5x ग्रेटर देन 0. हाँ, मैंने अभी बताया था कि डोमेन को सेटिस्फाई कराना जरूरी है। सिर्फ इतनी सी कंडीशन नहीं होगी, दूसरी कंडीशन क्या होगी? एंड इसके साथ साथ जो लॉग का डोमेन है वो कैसा होना चाहिए? बोलो। ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव। तो ये आपको लॉग के केसेस में हमेशा ध्यान रखना है, सिर्फ आधा पार्ट सॉल्व नहीं करना है। लॉग के अंदर इनपुट भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई करना। तो दिस एंड दिस, इन दोनों का आपको क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन, क्योंकि ऊपर वाला भी जरूरी है और नीचे वाला भी जरूरी है। तो दिस एंड दिस, तो दोनों को सॉल्व कर लो।
सबसे पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। लेस देन 0। अब इसके फैक्टर क्या बनेंगे? 6 1 जा 6। ध्यान रखना -2 -3 मत बना देना, फिर गलती होगी। जिसके फैक्टर बने ये। क्लियर है? यस सर। प्लस माइनस प्लस आपको चाहिए नेगेटिव पार्ट। तो ये पहला पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में बोला गया था ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x² - 5x कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर तो डायरेक्ट बन जाएंगे। x कॉमन, x - 5 ग्रेटर देन 0। जिसके दो रूट क्या है? एक रूट क्या है? 0। दूसरा रूट क्या है? 5। दोनों की पावर ऑड है। प्लस माइनस प्लस, यहां से आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव पार्ट, क्योंकि आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए। अब इन दोनों पार्ट का आप क्या लोगे? इंटरसेक्शन। अच्छा। पहला पार्ट क्या बोलता रहा है? -1 से 6 के बीच में। पहला पार्ट का आंसर क्या है? -1 से 6 के बीच में। ऐसे ही बनाया करो हमेशा एग्जाम में। हाँ बोलो, कोई गलती है? बोलो, हेनरीज के डाउट है क्या? हेलो, जोर से बोलो, बोलो। अरे डाउट है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पार्ट का आंसर क्या आ रहा है? 0 से कम, 5 से ज्यादा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? अंडरस्टूड और नॉट? बोलो। तो आपका आंसर आएगा -1 से 0 यूनियन 5 से 6। -1 से 0 यूनियन 5 से 6। क्लियर है? अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। आंसर क्वेश्चन सॉल्व होने के पहले आना चाहिए। आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद आंसर डालते हो आप। ठीक है, कभी भी सर हम आंसर तो। 3 और 2 क्यों नहीं ले सकते? हाँ बोलो, क्या हुआ? 3 और 2 क्यों नहीं सर लिया? 3 और 2 क्यों नहीं ले सकते? नहीं नहीं, उससे क्वाड्रेटिक थोड़ी बनेगी सॉल्व। देखो, ये बहुत माइनर एरर है जो बहुत सारे बच्चे कर देते हैं। सुनो ध्यान से, दोनों में अंतर होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। एक इक्वेशन हो गया, अगर ऐसी होती है x² - 5x + 6, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट कितना चाहिए? 6। और सम कितना चाहिए? -5। तब आप लोगे ना, क्योंकि प्रोडक्ट आपको +6 चाहिए। प्रोडक्ट +6 चाहिए तो क्या लोगे? -2x - 3x। -2 और -3 का प्रोडक्ट कितना होगा? +3। और सम कितना चाहिए? -5। इस केस में 2 और 3 होता है। लेकिन आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी वो कौन सी थी? -6। आपको प्रोडक्ट क्या लाना है? -6 लाना। सम कितना चाहिए? -5। तो प्रोडक्ट -6 और सम -5। इस बार अगर -2 -3 लोगो, इसका प्रोडक्ट +6 होता है, ना कि -6। इस बार क्या लेना पड़ेगा? -6 प्लस का x। इन दोनों को ऐड करूंगा तो -5 बन जाएगा। और -6 और 1 का कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो दोनों में अंतर है, ये ध्यान रखना सब यस लोग, सर। अदरवाइज तो गलतियां हो जाएगी फिर। यस। अगर नहीं समझ में आता है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया करो। जब कुछ भी समझ में ना जाए तो इसकी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? ये वाला। इससे दोनों रूट्स निकाल लो। मान लो यहाँ से रूट्स आपके आ रहे हैं, एक आ रहा है अल्फा और एक आ रहा है बीटा। तो फैक्टर क्या बनेंगे? x - अल्फा और x - बीटा। क्लियर है? अंडरस्टूड? कभी भी अगर आपको यस कंफ्यूजन सर। हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके रूट्स पता कर लो, और रूट्स पता करने के बाद फैक्टर ये बन जाएंगे। तो देखो, अपन ने क्या करा? दोनों पार्ट को सॉल्व किया और फिर फाइनली इंटरसेक्शन ले लिया। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? ये आ जाएगा -1 से 0 यूनियन 5 से 6। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस चलो, सर। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन। ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व हुआ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर कहीं पे भी आ सकता है, मैंने कहा था आपको। करो, ढंग से सॉल्व करना और भरोसा रखना खुद पे, आ जाएगा। कॉन्सेप्ट सारे सिखा रखे, अप्लाई करो।
आपको फाइनल बताना एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। डेली रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, होमवर्क नहीं करोगे, सिर्फ आपको सिर्फ क्लास में अच्छा लगेगा, जेई नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि हर चीज यूज होगी आगे जाके। और रिवीजन अगर नहीं करोगे और होमवर्क नहीं करोगे, कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगा। ये बात फैक्ट है। सिर्फ क्लास अटेंड करने से और क्लास के नोट्स पढ़ने से आपका रैंक नहीं निकलेगा, फिर कोई ना कोई बस प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा। सही में अगर टॉप आईआईटी में जाना है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए और कहीं ना कहीं अच्छा पैकेज चाहिए लाखों करोड़ों में, तो आपको होमवर्क भी करना पड़ेगा और डेली बेसिस पे रिवीजन करना पड़ेगा, तब आप एक्सपेक्ट करो कि आपको वो चीज मिलेगी। ठीक है, तो जो बच्चे अगर अपना ड्रीम जिसका बहुत हाई है, छोटा मोटा कॉलेज नहीं अगर चाहिए, तो उस लेवल की मेहनत भी करना। करो सॉल्व इसको अच्छे से। क्या आंसर आ रहा है? 6 to infinity minus infinity to 5, 0 to 5। 5 to infinity. देखो 5 to सबके आंसर अलग infinity. अलग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट अभी भी वीक ही चल रहे हैं, या तो आप डेली रिवाइज नहीं कर रहे हो। It's 5, sir. ढंग से सॉल्व करो और चेक करो अपनी सारी स्टेप्स। minus Sir, 5 infinity to to 8, sir. infinity union 5 infinity चलो देखो ध्यान से, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर था, ध्यान रखो क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर सिखा रखा है क्लास में, उसके हिसाब से आंसर देना। यहाँ पे दिया हुआ है दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब देखो बेस आपका 1/2 है, बेस इज लेस देन 1। बेस क्या लेस देन 1 है। बेस अगर 1 से लेस होता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे लेस देन दिया तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। पहली बात तो ये अंडरस्टूड एवरीवन। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 5 से बड़ा होना चाहिए, तो क्लास में सिखाया था, कल ही रटाया था मैंने। 5 से बड़ा, तो 5 से बड़े कौन कौन से नंबर आएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू? 6, 7, 8 है ना। 5 से बड़े कौन कौन से नंबर होते हैं? 6, 6 7, 7 8 कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक। तो यहाँ की पे एक्स की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 6 से स्टार्ट होनी चाहिए। अगर वैल्यू आपको 6 की है तो 6 से स्टार्ट होगी, वो कहां तक जाएगी? इंफिनिटी तक। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो आप लोगों ने अभी भी गलती कर दी है, बल्कि सारा कॉन्सेप्ट ऐसा एक भी कॉन्सेप्ट नहीं जो नहीं सिखाया हो। यही अंतर होता है, आप समझ पा रहे हो? यही अंतर रहेगा। Yes, sir. तो आपको देखना है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं आपको नहीं सिखाई, लेकिन अगर फिर भी गलती हो तो आप अगली बार ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट को बहुत ढंग से अप्लाई करना है। ये क्या ये डोमेन को सेटिस्फाई करेगा? हाँ कर रहा है, उसमें डोमेन में भी कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू ही है। चलो ये सॉल्व करो, ये नॉर्मल फंक्शन है, ब्रैकेट है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, नॉर्मल ब्रैकेट है। सॉल्व करो इसको। सब लोग ट्राई करेंगे, गलत होगा, गलती होगी चलेगा, लेकिन अगर ट्राई नहीं करोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे। आपको जो मन में आता है वो करो, लेकिन गलती पकड़ में आनी चाहिए। गलती पकड़ में आएगी तभी आप सीख पाओगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में जिसने भी ट्राई किया होगा, जिनकी गलती उनको आप ध्यान रहेगा कि ऐसी गलती नहीं करनी। सेम यहाँ पे भी ट्राई करो, और गलती होगी तो चलेगा। सर वो राइट हैंड साइड 0 है कि 10 है? हाँ सॉरी, 0 0।
डन एवरीवन? क्या आ रहा है? सॉल्व करो। देखो मैंने कहा था एक्सपोनेंट कितने काम आएंगे, सॉरी इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटी का हर जगह यूज हो रहा है। बेस ग्रेटर देन 1 है, उसको उधर दे सकते हो, 10 उधर चल जाएगा और 10 ये नंबर पावर में चल जाएगा। इधर क्या बचेगा? 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, है ना। बेस को उधर भेज दिया। बेस अगर 1 से ग्रेटर होता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। क्या ये बात, ये वाली स्टेप समझ में आई कि नहीं एवरीवन? यस सर। हेलो, सबको समझ है? 10 की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू, सही है। 4 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। पॉजिटिव नंबर को उधर भेज ही सकते हैं, पॉजिटिव कांस्टेंट है तो उधर भेज दोगे। 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, सबको उधर भेज देना या फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? लेस देन इक्वल टू -4, -4 इधर आ जाएगा। प्रोडक्ट चाहिए 4, सम चाहिए -5, तो स्प्लिट हो रहा है क्या? 4 1 जा 4 आया ना। यहां से क्या बनेगा? x माइनस 1 और x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, करेक्ट? यस नो? तो यहाँ पे आपका लेस देन इक्वल टू 0 है। कैलकुलेशन सही है ना? एक बार चेक कर लो एवरीवन, सही है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा है? हेलो, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही। यस सर। एक मिनट चेक करता हूँ क्या दिक्कत है। एक मिनट चेक करता हूँ क्या दिक्कत है। नेट चला गया। हेलो, यस सर। एक बार वो करता हूँ, रुको। स्क्रीन विजिबल है क्या? यस सर। यस Yes, sir. ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ तक क्या किया है, जो आपका ये 10 को उधर भेजा, 10 की पावर 0 बन गया, 10 की पावर 0 1 होता है, और यहाँ पे हमारा आ गया 1, यहाँ पे आ गया 4, प्लस माइनस प्लस, आपको चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव पार्ट। तो यहाँ से आंसर कितना आया? 1 से 4, क्लियर है? Yes, sir. क्या इतना ही करना पड़ेगा क्या सिर्फ, क्या और कुछ भी करना पड़ेगा? सर डोमेन चेक करेंगे। डोमेन चेक करेंगे। डोमेन कैसी होनी चाहिए? डोमेन कैसी होनी चाहिए? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। इसका और इसका आंसर का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। अच्छा, इसको सॉल्व करने की खैर जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी आप क्या सॉल्व कर रहे हो? ऑलरेडी आपने क्या बोला कि ये जो नंबर है ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, इसको आपने सॉल्व किया, और यहाँ पे क्या बोल रहे हो? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? ये खुद ही हो जाएगा, सर वही आ जाएगा पहले वाला। है ना। एक बोल रहा है 1 से ज्यादा बनाओ, एक बोल रहा है 0 से ज्यादा बनाओ, तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? 1 से ज्यादा ही। तो एक बोल रहा है क्या 0 से ज्यादा होना चाहिए, एक बोल रहा है 1 से ज्यादा आना चाहिए, तो इंटरसेक्शन क्या होगा? 1 से ज्यादा। तो इनका इंटरसेक्शन सॉल्व करोगे तो वापस यही आंसर आ जाएगा, है ना। Yes, क्लियर है? sir. यस सर। लेकिन आपको ध्यान रखना है, डोमेन हम इस बार के यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि इंटरसेक्शन से वो खुद ही वापस आ रहा है, लेकिन हर बार अपन क्रॉस चेक हमेशा करेंगे। क्लियर है? चलो, Yes, sir. ये प्रॉपर्टीज लॉग की होती है, फटाफट लिख लो। लॉग 1 0 होता है, लॉग ए बेस ए 1 होता है। प्रोडक्ट में लॉग अलग अलग हो जाते हैं। लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई को आप लिख सकते हो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। अच्छा, मॉड लगाते हैं हमेशा। मॉड क्यों लगाते हैं?
क्योंकि लॉग के अंदर इनपुट नेगेटिव नहीं जा सकता, है ना। तो कभी भी यहाँ पे क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे, log x प्लस log y। प्रोडक्ट में प्लस हो जाता है, डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। डिवाइड में क्या हो जाएगा, माइनस। पावर जो है m आगे आ जाएगी, ये x से ये y है, तो आप इस x और y को आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हो, x और y को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा काम आएगी। क्लियर है, लिखते जाओ जल्दी से। Yes. अभी आपका बेसिक मैथ का टेस्ट भी, उस बेसिक मैथ के टेस्ट में भी लॉग की प्रॉपर्टी बहुत काम आती है। लिखो एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो भी लिख लो यहाँ पे मान लो बेस a है और इस a की पावर में log x से बेस a पे, ये दोनों अगर सेम है तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, x ही आएगा। क्या आ जाएगा, x। बेस अगर सेम है तो आंसर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ये स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था। कैसे बताया था कि मान लो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ 2 की पावर x इक्वल टू, मान लो बोला 12, कि 2 की पावर क्या रखोगे ताकि आंसर 12 आ जाए। इसको लॉग के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, x को लॉग के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे कि 2 की पावर क्या रखोगे ताकि आंसर 12 आ जाए, हाँ है ना। Yes. सही है। अब इसको आप यहाँ रख दो, इसको आप यहाँ रखोगे तो आंसर क्या रहा है, 12, मतलब यही। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी ध्यान रखना। ध्यान रखना यहाँ पे x और y इंटरचेंज कर सकते हो, पावर आगे आ जाती है, पावर आगे आ जाती है। एक और प्रॉपर्टी लिख लो, अगर बेस की पावर हो, बेस में अगर पावर हो, बेस की पावर कैसे आएगी आगे, रेसिप्रोकल होके। बेस में पावर m है तो आगे आगे 1/m मिल जाएगी। बेस में जो पावर होती है आगे आगे क्या हो जाती है, 1/m। ये सारी आठों के आठों प्रॉपर्टी ध्यान रखना। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Yes. चलो इसको सिंप्लीफाई करो, लगाओ प्रॉपर्टीज। हो गया सॉल्व? Yes, sir. क्या आ रहा है सिंप्लीफाई होके? 2. हाँ, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ना? एक और प्रॉपर्टी होती है, लिख लो, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे मेंशन करना रहेगी, ये लिखो। सुनो ध्यान से, दो दो प्रॉपर्टी को लिख लो सब लोग। कहां तक कितनी लिखा दी थी मैंने, 8 प्रॉपर्टी लिखा दी थी, ये 9th वाली लिख लो। कि लॉग ऑफ ए बेस बी है मान लो, और आपको क्वेश्चन के लिए ये चाहते हो कि आप ये दोनों इंटरचेंज करना चाहते हो, तो इंटरचेंज कैसे करोगे, उल्टा करके। एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी मान लो ऐसा कुछ है, लॉग ऑफ ए बेस बी है, और आपको बेस ही चेंज करना है। ये बेस बी नहीं चाहिए आपको, बेस कुछ और चाहिए। बेस आपको कुछ और चाहिए, मान लो सी चाहिए बेस, बेस आपको कुछ और चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, लॉग ए ऊपर लिख दो, लॉग बी नीचे लिख दो, और बेस आपकी मर्जी का जो आपको चाहिए था वो लिख दो, सी सी ई कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी भी ध्यान रखना। एक तो अगर ए और बी को आपस में इंटरचेंज करना तो रेसिप्रोकल कर देंगे, और लॉग ए बेस बी है तो क्या लिख देंगे, लॉग ए अपॉन लॉग बी बेस सी। क्लियर एवरीवन? अब यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करना था, तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या क्या तरीका सोच सकते हैं हम, सोचते हैं।
अब यहाँ पे 4 बेस 3 है, 5 बेस 4 है, 6 बेस 5 है, 9 बेस 6 है। अब कुछ भी एक दूसरे में रिलेट नहीं हो रहे हैं, तो इसमें अपन क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 4 अपॉन log 3, बेस कुछ भी मान लो अपनी तरफ से, बेस मान लो e मान लो। इसको क्या लिख सकते हैं, log 5 अपॉन log 4। इसको क्या लिख सकते हैं, log 6 अपॉन log 5। और लास्ट वाले को क्या लिखेंगे, log 9 अपॉन log 6। इज इट क्लियर एवरीवन? बेस आपको जो रखना हो, 10 रखना तो 10, ई रखना तो ई, कुछ भी रख सकते हो। क्लियर है? और नी भी लिखोगे तो भी चलेगा। अब इसमें से क्या क्या कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। तो क्या बचेगा आपके पास, log 9 अपॉन log 3। log 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर आया ना। Yes, sir. अब ये पावर 2 आगे आ जाती है, पावर 2 आगे आ जाएगी, log 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, तो ध्यान रखना ये बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, बस सिंप्लीफिकेशन के लिए क्वेश्चन सिखा रहे हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। अभी जो प्रॉपर्टी बताई थी वो यूज होगी, ढंग से अप्लाई करो। जो भी प्रॉपर्टी बताई थी उसका यूज करके अप्लाई करो। वो खुद का आंसर खुद लिखना है, एक दूसरे का देख देख के मत छापते रहना, अपनी ईमानदारी से अपना आंसर। और इस संडे आपका पहला टेस्ट है, ठीक है? टेस्ट ऑनलाइन होगा, लेकिन चीटिंग मत करना, क्योंकि अगर आप चीटिंग करोगे आपके टीचर्स को पता चल जाएगा, चाहे आप कितना भी स्मार्टली चीटिंग करो। ठीक है? और एक बार पता चल गया तो फिर वो आपकी इमेज सही नहीं बनेगी। इसलिए अपना पेपर ईमानदारी से दो। जितने भी नंबर का पेपर हो, मान लो 100 नंबर का पेपर, उसमें से अगर आप 10 भी नंबर ला रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पेपर है, नंबर कम आएंगे चलेगा, और होता है कम नंबर आते हैं, धीरे धीरे नंबर बढ़ेंगे। जेई का पेपर है, बोर्ड्स का पेपर नहीं है। पता चला आप 100 में से कितने भी ला रहे हो, और हम एक एक चीज को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है? कि आपने कौन से क्वेश्चन किए, कौन से नहीं किए, पर क्वेश्चन कौन कितना टाइम दिया, कहाँ पे आपने किया, गलत क्वेश्चन को भी अगर आप सही कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ऐसा क्वेश्चन जो बहुत टफ था क्लास में नहीं पढ़ा उसको भी सही करके आ रहे हो, तो बहुत चीजें पता चलेगी। तो पहली बात, कोई चेक करे या ना करे, आपको अपनी ईमानदारी रखना है। अंडरस्टूड? क्योंकि लास्ट ईयर पिछले 4 साल के ऑब्जर्वेशन से हमको मैं बता रहा हूं, ऐसा हर बार होता है। कुछ बच्चे रहते हैं हर बैच में कि जो ऑनलाइन पेपर में चीटिंग करके नंबर, अच्छा उसमें कारण क्या रहता है, सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि अब तक मान लो आपके सबके दिमाग में क्या रहेगा कि मैं 10th में टॉपर था गली में, है ना, स्कूल में भी मैं 11th में बहुत अच्छा करता था, स्कूल में सबके सामने मेरी इमेज अच्छी है, पेरेंट्स के सामने मेरी इमेज अच्छी है कि मैं 10th में तो इतने अच्छे नंबर लाया, स्कूल में भी इतने अच्छे नंबर लाता हूँ, स्कूल में भी मैं जितने भी टेस्ट होते उसमें अच्छे नंबर लाता हूँ। और जब अचानक जेई में ट्रांजिशन होता है, जेई के पेपर देते हैं, 100 में से मान लो 8 नंबर आ रहे हैं, 10 नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर आ रहे हैं, तो एकदम से वो शॉक टाइप लग जाता है। फिर आपको लगता है कि कोई अगर देखेगा तो सामने वाले को क्या लगेगा, मेरा ऐसे नंबर तो आ नहीं सकते। तो वो इमेज को सुधारने के लिए क्या करते हैं बच्चे, चीटिंग करते हैं कि चलो यहाँ पे भी नंबर ज्यादा ले आते हैं। लेकिन वो सबसे ज्यादा इफेक्ट कब करेगी, जिस दिन आप फाइनल पेपर देने जाओगे, और फाइनल पेपर के बाद फिर आप खुद को बोलोगे कि काश मुझको में चीटिंग नहीं करता। क्योंकि अल्टीमेटली एक बार आपने आदत डाली, वो साल भर आदत डल जाएगी। क्योंकि एक बार आपने अच्छे नंबर लेके आ गए, फिर आपको अच्छे ही लाने पड़ेंगे, चीटिंग कर करके। वो बुरे आएंगे चलेगा, फिर टीचर आपको हेल्प करेंगे। ठीक है? जैसे मैंने कुछ बच्चों से बात करी थी, तो कुछ बच्चों ने बताया था कि सर हमको फिजिक्स के न्यूमेरिकल में दिक्कत आती है, सॉल्विंग भी करने में न्यूमेरिकल नहीं हो पा रहे फिजिक्स के। तो मैंने आपकी मैम को बता दिया, अब उन्होंने इस संडे को आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास रख दी, है ना। तो आपको प्रॉब्लम थी, आपने प्रॉब्लम शेयर करी और इसका हमने रिजोल्यूशन निकाला। भले ही संडे, लेकिन संडे को भी टीचर हेल्प कर रहा है। तो प्रॉब्लम होगी तो सॉल्यूशन निकलेगा। आप चीटिंग करके पेपर दोगे, अच्छे नंबर लेके आ जाओगे, फिर हमें ये लगेगा भाई आप तो टॉपर हो, टॉप 100 में आपकी रैंक आने वाली है, और जिस दिन एक्चुअल जेई में एग्जाम देने जाओगे पूरा उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आपने चीटिंग करके साल भर पेपर दिया। फिर आप किसको मुंह दिखाओ? इसलिए स्टार्टिंग से ईमानदार रहो, क्लास में भी और पेपर में भी।
ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बच्चा चीटिंग मत करना, कोई भी नहीं, क्योंकि आप कितना भी कर लो, हाँ कोई बात नहीं, डन है तो सुनो, आप कितना भी चीटिंग कर लो, लास्ट 4 से 5 एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें आइडिया लग जाएगा कि आपने चीटिंग करी, ठीक है। और वो बहुत आसान है, हमें भी पता है कि आप ठीक है चैट जीपीटी से, गूगल जेमिनी से मोबाइल में फोटो क्लिक कर करके चीजें कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको कभी भी हेल्प नहीं करेगा। इसलिए मैं फर्स्ट एक ही बार बता रहा हूँ, अब आगे बोलूंगा भी नहीं। साल भर में आपके लगभग 15, 20, 30 टेस्ट होंगे, उन सारे टेस्ट को आपको ईमानदारी से ही देना है, तभी आप एक्चुअल जेई में फाइट कर पाओगे और खुद की गलती आपको समझ में आएगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल है फिर। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो आज मैंने बताई थी कि लाइव क्लास अटेंड करना, घर पे जाके होमवर्क करना, ठीक है, और क्लास में ईमानदारी से ट्राई करना, ये सब इंपॉर्टेंट है अगर सही में रैंक चाहिए तो। और स्कूल का काम, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि सेशन जब लिया था ओरिएंटेशन, कि स्कूल का काम स्कूल में ही निपटाने की कोशिश करो और स्कूल में अपना एनसीईआरटी लेवल स्ट्रॉन्ग करो, तब जाके आपको जेई में दिक्कत कम आई। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान रखना है। और आपका संडे, परसों संडे को आपका पहला पेपर है, तो जो भी पेपर का सिलेबस है उसको देखो पहले, और हर पेपर की तैयारी 1 हफ्ते पहले से चालू हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि संडे को पेपर है तो फ्राइडे को देख रहे हो कि क्या सिलेबस आने वाला, या सैटरडे को देख रहे हो, कुछ भी मतलब नहीं है। अगर आपका पेपर है तो आपको सिलेबस नहीं पता है तो स्टूडेंट रिसोर्स शीट पे जाके देखो कि अगला पेपर कब आने वाला है, उसमें क्या क्या सिलेबस है, उसकी तैयारी 1 या 2 हफ्ते पहले से स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। सिलेबस नहीं पता चल रहा तो अपने टीचर से पूछो। आप लोगों के इंडिविजुअल ग्रुप तक बना दिए गए हैं, है ना, जितने बच्चे सबके इंडिविजुअल ग्रुप बने हुए हैं, वो इंडिविजुअल ग्रुप का आपको यूटिलाइज करना है। अगर मान लो आप उसमें इनएक्टिव रहते हो, वो ग्रुप बंद हो जाएगा और आपको बैच से भी हटा देंगे। आपको इंडिविजुअल ग्रुप में एक्टिव रहना है, उसमें आपको अपना होमवर्क भेजना है, क्लास की अटेंडेंस अच्छी रखनी है, तब जाके आप इस बैच में रिटेन कर पाओगे। क्योंकि 1 या 2 महीने बाद वापस से सारा डेटा देखा जाएगा। आप में से अगर मान लो 4-5 बच्चे या 10 बच्चे ऐसे निकले जिनका अटेंडेंस बहुत लो है, जिन्होंने होमवर्क नहीं भेजा है, ठीक है, ये 2 कारण सबसे इंपॉर्टेंट, अटेंडेंस और होमवर्क। अगर आप यहाँ पे आपकी कमी आ रही है तो फिर आपको बैच में शिफ्ट कर देंगे या फिर कोई दूसरी बैच में डाल देंगे, इस बैच में नहीं रखेंगे, ठीक है। तो आपको अगर सही में ये सब चीजें करनी है तो आपको अपनी मेहनत दिखानी पड़ेगी। और लिटरली बता रहा हूँ, जो बच्चा ईमानदारी से मेहनत करेगा सही में आईआईटी की सीट मिल जाएगी। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद को डेली समझाते रहना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। बेस यहाँ पे 3 था और यहाँ पे बेस 9 है, तो पहले बेस को सेम बनाते हैं। इसको लिख दिया आपने 3 का स्क्वायर और पावर लिख दी 5। सबसे पहले आपने बेस को सेम बना। अब प्रॉब्लम क्या है, पहले पावर को हटाना है तभी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, क्योंकि जो प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी ऐसी है, ए लॉग ए बी। अब यहाँ पे ये बेस है और ये बी है, तो इसका आंसर बी कब आता है, यहाँ पे आगे कोफिशिएंट कितना होना चाहिए 1, यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब आंसर इसका बी आता है। अब सबसे पहले इस 2 को हटाएंगे तो 2 आगे जाके क्या हो जाएगा 1/2, 2 आगे जाके क्या हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पे बनेगा 3, यहाँ पे बनेगा 5। अब इस 1/2 को वापस हटाना है, तो 1/2 को कैसे हटेगा, 1/2 को इसकी पावर में भेज दो, तो यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे लॉग सिंपल बचा, यहाँ पे बेस 3 बचा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 की पावर 1/2। अब ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, अब ये डायरेक्ट नीचे उतर जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा √5, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, होमवर्क के केसेस में क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ होमवर्क कैसे भेजना है आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी बता रहा हूँ। 1 महीने बाद पीटीएम भी होगी आपकी, तो आपके पेरेंट्स से हम डायरेक्ट बात करेंगे और आपकी पूरी रिपोर्ट बताएंगे कि आपने महीने भर में क्या किया है। फॉर एग्जाम्पल आज क्या है, आज आपकी पहली क्लास किसकी थी, केमिस्ट्री की थी। Yes, sir. 8 मई को मान लो आपका लेक्चर 1 केमिस्ट्री का था, लेक्चर 2 अभी मैथ्स का है। यहाँ से कुछ ना कुछ होमवर्क मिला होगा, यहाँ से भी कुछ ना कुछ होमवर्क मिलेगा। नहीं होमवर्क मिले तो खुद से मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व करो। अब ये 2 सब्जेक्ट का होमवर्क आपको अगले दिन 9 मई में कोशिश करना 6 बजे तक भेज दो, तो आपको बहुत सारा टाइम है, ऐसा नहीं कि टाइम की कमी है। आज का पूरा दिन है, अगले का पूरा दिन है, अगली शाम के पहले अगर आपका मान लो रात को हो गया तब रात को भेजो, सुबह तक हो गया सुबह भेजो, लेकिन अगले लेक्चर अगले दिन के 6 बजे से पहले आपको अपना होमवर्क भेजना। क्लियर है? Okay, sir. और होमवर्क भी पीडीएफ बना के भेजो, डायरेक्ट फोटो मत भेजो।
कोशिश करो पीडीएफ बना लो, है ना। या फिर मान लो अगर एक ही पेज का, दो ही पेज का, तो 2 फोटो भेज दो, चलेगा। अगर 1-2 पेज का है तो उसका फोटो खींच के भेज दो। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उस वो आपके जो ग्रुप है वहां पे पूछ लो, या फिर डाउट डिस्कशन ग्रुप में पूछ लो। कोई कोई चीज की जरूरत है, कोई भी मटेरियल की जरूरत है, उस ग्रुप में डाल दो कि सर मुझे ये वाला चाहिए, या फिर ये मुझे रिक्वायरमेंट है, ये मुझे रिक्वायरमेंट है, ये मुझे दे दो। आपको लग रहा है कि मेरा ये अब ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका, मैंने मेंस लेवल के फंडामेंटल क्वेश्चन कर लिए, पीवाईक्यू कर लिए, मुझे थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन ट्राई करने, ग्रुप में मैसेज डाल दो, सर इस टॉपिक के, इस चैप्टर के मुझे थोड़े से एडवांस के अच्छे क्वेश्चन भेज दो, तो वो भी मिल जाएगा। चैप्टर खत्म होने के बाद शॉर्ट नोट्स की जरूरत है, ग्रुप पे पोस्ट कर दो कि सर इसके शॉर्ट नोट भेज दो। वो ग्रुप इसलिए ही बना रखा है ताकि आपको कोई भी हेल्प कभी भी लगे आप वहां पे रख सकते हो, लेकिन ये होमवर्क होना चाहिए। अच्छा, होमवर्क होने का मतलब ये नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको अटेम्प्ट करना है। क्या करना है? अटेम्प्ट, जैसे टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करते हो, तो आपका अटेम्प्ट रफ भी होगा, चलेगा, मतलब रफली सॉल्व करो, जितना क्वेश्चन आपसे बन पा रहा है उतना आपको भेजना, जितना नहीं बन पा रहा है कोई बात नहीं, ट्राई करना है। यहाँ पे देखो, ये स्कूल का सिस्टम नहीं है कि आपको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको मान लो 10 क्वेश्चन दिए, आपने उन 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, वो अटेम्प्ट दिखना चाहिए। हो सकता है उसमें से आपसे 3 ही हुए या 4 ही हुए, चलेगा। 3-4 जो हुए और आपने बचे हुए अटेम्प्ट किया है, वो सारे 10 क्वेश्चन का अटेम्प्ट और 3-4 जितना आपसे हुए वो आपको भेज देना। मान लो 7 क्वेश्चन नहीं हुए, कोई बात नहीं, अगले दिन डाउट में पूछो। डीपीपी का अगर मान लो कभी डिस्कशन नहीं हो रहा है और आपका डाउट है, तो आपको रेस करना है पॉइंट भी कि सर जो लास्ट क्लास में आपने होमवर्क दिया था उसका, इस डीपीपी का मेरा ये क्वेश्चन डाउट है। आप पूछोगे तभी बताया जाएगा, अगर आप नहीं पूछोगे मतलब आपको आता है, ठीक है। तो आपको ये चीज बतानी है, चाहे कोई भी क्लास हो, किसी भी सब्जेक्ट की क्लास हो, क्लास की स्टार्टिंग में या क्लास के एंड में टीचर को बता देना कि सर लास्ट डीपी का क्वेश्चन नंबर 5 मुझसे नहीं हुआ, काइंडली एक्सप्लेन। पहले खुद से 1-2 बार ट्राई कर लो, नहीं समझ में, डाउट डिस्कशन ग्रुप में पूछ लो, इंडिविजुअल ग्रुप में पूछ लो, फिर भी समझ में नहीं आता है तो रेगुलर क्लास में पूछो। अंडरस्टूड? क्लियर है? यस अब देखो, मैं आपको, ये हो गया टॉपिक अपना, मैं आपको एक चीज अभी बता रहा हूँ, ये जितनी फैसिलिटी आपको मिल रही है ये आपको कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, वहां पे बस वो कोचिंग जाते हैं, उसके बाद वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, उसको कोई सपोर्ट चाहिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे सिर्फ फीस आनी चाहिए टाइमली, फीस नहीं आएगी तो 10 कॉल कर देंगे आप, ठीक है। उनको उनकी फीस से मतलब है, और अगर आप टॉपर रहे तो आपको थोड़ा भाव देंगे, अदरवाइज अगर आप दूसरी बैच में हो और आपका कॉन्सेप्ट वीक है तो आपको पूछेगा भी नहीं कोई। ये स्थिति है आपके क्या कहते हैं, प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट की, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है आपको, जहाँ पे टीचर्स भी काफी अच्छे हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस टीचर भी हैं, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी कहा था, कोचिंग का रोल सिर्फ 30% ही है, मेहनत आपको ही करनी है, लेकिन आपको फैसिलिटी बहुत अच्छी मिल रही है। इंडिविजुअल डाउट डिस्कशन ग्रुप मिल रहा है, प्रॉपरली हर चीज कवर हो रही है, आपकी स्टूडेंट रिसोर्स शीट है जहाँ पे नोट्स, रिकॉर्डिंग, डीपीपी, पीवाईक्यू, मॉड्यूल, हर चीज एकदम एक्यूरेटली अपडेटेड है। टीचर 24/7 ग्रुप में अवेलेबल है। अंडरस्टूड? तो ये सब चीजें कहीं मिलेगी। 1 महीने बाद आपका पीटीएम होगा, जिसमें आपका एक रिपोर्ट कार्ड भी जनरेट होगा, आपके टेस्ट का, आपके क्लास परफॉर्मेंस का, आपका क्लास में कितना एक्टिव हो, आपने कितना होमवर्क किया है, वो सारे की एक रिपोर्ट जनरेट होगी। वो रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के साथ डिस्कस की जाएगी, ठीक है। एंड मैंने आज ग्रुप में भी डाला था, जो बच्चा की अटेंडेंस बहुत अच्छी रहेगी, जो बच्चा टाइम टू टाइम होमवर्क भेजता रहेगा, बस ये 2 ही चीज चाहिए, अटेंडेंस, टाइम टू टाइम होमवर्क करना और टेस्ट देना, टेस्ट को छोड़ना नहीं है। ये तीनों चीजें, अगर टेस्ट में नंबर कम आए कंप्लीटली ऑल राइट। मेरे को ईमानदारी ज्यादा पसंद है ज्यादा नंबर से। जो बच्चा ईमानदारी से पेपर देगा, नेगेटिव में भी नंबर लाएगा, मैं उसको गिफ्ट दे दूंगा, लेकिन ईमानदार रखना खुद के साथ। जो चीटिंग अगर एक बार भी करा, पकड़ में आ जाओगे, ठीक है। एक बार भी अगर आपने चीटिंग करी, आप पकड़ में आ जाओगे। क्लास में भी आप अगर मान लो चीटिंग करके आंसर दोगे तो भी समझ में आ जाता है। हम भले बोलते नहीं है, लेकिन हमें पता चल जाता है कौन ईमानदारी से दे रहा है, कौन चीटिंग करके दे रहा है, ठीक है। तो अपने साथ ईमानदार रहो, ओके। सो इन सब चीजों का ध्यान रखना। अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे, सपोर्ट पूरा मिलेगा। इवन लैपटॉप चाहिए लैपटॉप दे देंगे, मोबाइल चाहिए मोबाइल दे देंगे, कुछ भी चाहिए। हाँ, नहीं, तीनों सब्जेक्ट का अलग अलग रहेगा, ठीक है। एक पीडीएफ में काम नहीं भेजना है, क्लियर है? आपको काम अलग अलग करना है। हाँ, यहाँ का कोई बच्चा जो मैथ्स के डाउट डिस्कशन ग्रुप में ऐड नहीं हुआ, हैंड रेस करो। तो आज की अटेंडेंस हाँ, अटेंडेंस में ले रहा हूँ, अच्छा याद दिला दिया। और मैथ्स के डाउट डिस्कशन ग्रुप में कौन कौन ऐड नहीं है यहाँ पे? ठीक है, मैं लिंक भेज रहा हूँ,
कोशिश करना उस लिंक को किसी और के साथ शेयर ना करो, अदरवाइज ग्रुप में अगर भीड़ बढ़ गई आप लोगों को दिक्कत होगी, ठीक है। और पता भी चल जाएगा किसका नंबर है और किसके थ्रू मिला है। मैं चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर रहा हूँ, जो बच्चा मैथ्स के डाउट डिस्कशन ग्रुप में ऐड नहीं हुआ है वो ऐड हो जाना। चलो मैं अटेंडेंस लेता हूँ, तब तक एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं। चलो ये वाला ट्राई करो सब तक। मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ 2 मिनट, 1 सेकंड। क्वेश्चन स्क्रीन शेयर नहीं है ना? एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। डोमेन क्या ओके होगी? सर। डोमेन क्या होगी इसकी पता करो, तब तक अटेंडेंस लेते हैं। माइक अक्षिता, प्रेजेंट सर। अंगिता, प्रेजेंट सर। आरुषि, प्रेजेंट सर। भवानी, प्रेजेंट सर। दिव्यांश, प्रेजेंट सर। हरनूर, प्रेजेंट सर। अश्मिता, अश्मिता, हेमंत, हेमंत, जनेश, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। जसिका, प्रेजेंट सर। जतिन, प्रेजेंट सर। कमल, प्रेजेंट सर। करणवीर, प्रेजेंट सर। कार्तिक, प्रेजेंट सर। लवप्रीत, प्रेजेंट सर। नवकिरणदीप, प्रेजेंट सर। निखिल कुमार, प्रेजेंट सर। निकिता शर्मा, प्रेजेंट सर। नितिन, नितिन चौहान, नितिन चौहान, नीतीश, यस सर। पंकज, प्रेजेंट सर। परमिंदर, प्रेजेंट सर। परवीन, प्रेजेंट सर। प्रंशुल, प्रेजेंट सर। प्रियांशु, प्रेजेंट सर। उर्मांशी, प्रेजेंट सर। राजकमल, प्रेजेंट सर। रितिका, शगनप्रीत, प्रेजेंट सर। सुहाना, सुहाना, सुखवीर, प्रेजेंट सर। विनय, यस सर। यशराज, यशराज, यशिका, यशिका, यशिता। प्रेजेंट सर। ओके, इसका आंसर आया। देखो इसे सॉल्व करना है, इसको डोमेन पूछिए, मतलब एक्स की वैल्यू क्या क्या अलाउड है। तो सबसे पहले यहां नीचे देखते हैं, लॉग के अंदर इनपुट कैसा होना चाहिए? बोलो। पॉजिटिव। पॉजिटिव। है ना, पहली चीज तो ये हो जाएगी, लॉग के अंदर इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा एक चीज और, ये डिनोमिनेटर में है तो ये नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। यस सर। लॉग का कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता। तो ये 0 कब होता है? जब लॉग की वैल्यू 0 कब होती है? 1 पे। तो ये जो इनपुट है ये 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, या फिर 10 उधर चल जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा? x शुड नॉट बी इक्वल टू 1, उधर जाके माइनस हो जाएगा 0। अंडरस्टूड?
पहली चीज। Yes. यहाँ से क्या आएगा, -1 को उधर भेज दोगे तो -x ग्रेटर देन -1, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x लेस देन 1। क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes, sir. ये लॉग की चीज हमने कर दी। अब रूट के अंदर जो क्वांटिटी है उसके लिए क्या कंडीशन अप्लाई करोगे? Greater than equal to ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रूट के अंदर क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये कंडीशन सारा हो गया। इसको सॉल्व कर दिया, इसको भी सॉल्व कर दिया। अब कभी भी दो फंक्शन है तो दोनों सेटिस्फाई होना जरूरी, दिस एंड दिस। तो दोनों का क्या लेंगे वापस से? इंटरसेक्शन। कभी भी दो फंक्शन आते हैं या तीन फंक्शन आते हैं, सबका क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। पहला पार्ट क्या बोल रहा है? लेस देन 1, लेस देन 1 एंड नॉट इक्वल टू 0, तो 0 पे ओपन ब्रैकेट। लेस देन 1 एंड नॉट इक्वल टू 0, तो 0 पे ओपन ब्रैकेट, है ना। और सेकंड वाला पार्ट क्या बोल रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो एक पार्ट का आंसर ये आ रहा है, एक पार्ट का आंसर क्या आ रहा है? ये आ रहा है। दोनों का कॉमन पार्ट क्या है? दोनों का कॉमन पार्ट क्या है? -2 से 1. 2 से 1 -0. -2 से 1 एक्सेप्ट 0। 0. क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ये आंसर आएगा। कोई डाउट? सर ऑप्शन Anyone में कोई तो doubt? मैच नहीं कर रहा आंसर। हाँ, ऑप्शन हो सकता है कहीं गड़बड़ दे दिया। ठीक है, अंडरस्टूड। -2 से 1 ये लास्ट वाला ऑप्शन में एक्सेप्ट 0 भी हटाना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, तो अगली क्लास में पूरा लेक्चर हमारा डोमेन और रेंज पे ही जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जेई में चाहे कोई भी शिफ्ट हो, कोई भी पेपर हो, हर पेपर में एक क्वेश्चन डोमेन रेंज का फिक्स है। ठीक है, हर पेपर में एक क्वेश्चन डोमेन रेंज का फिक्स आता ही है। ठीक है, तो अगली क्लास हमारा वही है। तो कल का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगले टेस्ट का जो सिलेबस है वो देख लेना, ग्रुप में ऑलरेडी डल चुका है। उस टेस्ट की प्रिपरेशन थोड़ी बहुत फॉर्मूला रिवीजन करके जाना। ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय, Yes, गुड sir. नाइट, Bye, bye, ओके sir. सर। बाय। बाय सर।